नमस्कार दोस्तों, इस परिवार महेश कर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह आज भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बेहतर तरीके से सबकी चल रही होगी। तो भाई सब ठीक ठाक है। बहुत बहुत स्वागत सारे लोगों का। एक बार मुझे स्पष्ट करें, आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है, वीडियो प्रॉपर चल रहा है? अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो एक बहुत ही शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं। पल्लव वास्तुकला, बहुत महत्वपूर्ण यह टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक। और आज इस टॉपिक को इतना डिटेल में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कि आपको लगेगा कि वास्तव में इस टॉपिक के विषय में इतनी इतनी सारी बातें हैं और हम लोगों को इतनी सारी बातों की जानकारी नहीं है। लेकिन इस क्लास को करने के बाद यह पक्का है कि आपसे बेहतर पल्लव वास्तुकला के विषय में किसी को भी जानकारी नहीं होगी। छोटी बड़ी सारी बारीकियों को आज की इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। इस क्लास को करने के बाद आपको इतना सुकून महसूस होगा पल्लव वास्तुकला को लेकर के कि आप कहेंगे कि हां, वास्तव में आज पल्लव वास्तुकला की इस क्लास को करने के बाद अब कोई भी इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आवे, छोटा हो परीक्षा, बड़ा हो पेपर, सारा का सारा प्रश्न आपके पकड़ में होगा। यह बिल्कुल मेरी ओर से दावा है। मुझे स्पष्ट कर दें, आवाज सुनाई दे रही है प्रॉपर? स्वागत सारे लोगों का। चले, कुछ टाइम लग गया क्योंकि बहुत सारे सोचा कि जब इस क्लास का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो बहुत सारे इमेजेस के साथ आपको ये सारी चीजें बताऊं, तो वो सब इमेज इकट्ठा करते करते टाइम लग गया थोड़ा सा। मतलब यह कि प्रयास था कि बहुत शानदार यह क्लास आपकी रहे, आपको बहुत आनंद आवे और इमेज के साथ अगर इस वास्तुकला या स्थापत्य कला का हम लोग अध्ययन करें तो निश्चित रूप से और चार चांद लग जाएगी क्लास में। शुरुआत करते हैं। अब देखें, जब हम लोग पल्लव वास्तुकला की बात करते हैं तो कुछ बातें हैं जो कि हमें निश्चित रूप से ध्यान में रखनी है। यह जो पल्लव वास्तुकला है, अब पल्लव को हटा देना है, सीधे सीधे समझें इस बात को कि दक्षिण भारत की वास्तुकला की जब बात आती है, वास्तुकला का मतलब इमारत, ठीक है। दक्षिण भारत की वास्तुकला की बात आती है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एक अवयव निकल करके आता है वह मंदिर स्थापत्य है। मंदिर स्थापत्य है। और इस बात को ध्यान में रखें कि पल्लव वास्तुकला में भी चोल वास्तुकला के जैसे ही सबसे महत्वपूर्ण मंदिर स्थापत्य निकल करके आता है। और एक सहयोगी भूमिका में हमें मूर्तियां देखने को मिलेंगी। मूर्तियां, इसका मतलब कि जैसे चोल काल में हम लोग पढ़ते हैं कि मूर्तियों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ है, बल्कि चोलकालीन जो मूर्तियां हैं, वह चोलकालीन जो मंदिर हैं, मंदिरों को सजाने के उद्देश्य से मूर्तियों को बनाया जाता था, उत्कीर्ण किया जाता था, तो वह मंदिर स्थापत्य की सहयोगी की भूमिका में है मूर्तियां। तो वैसे ही पल्लव काल में भी जो कुछ मूर्तियों का उत्कीर्णन हुआ है, यह मूर्ति अलग से नहीं बनाई जा रही है, यह मूर्ति अलग से नहीं बनाई जा रही है, स्वतंत्र रूप से इनका निर्माण नहीं हो रहा है। स्वतंत्र निर्माण कम से कम आरंभ में तो नहीं देखने को मिल रहा है, बल्कि यह उत्कीर्ण की जा रही हैं, अर्थात दीवारों पर इनका उत्कीर्णन हो रहा है। यह आरंभिक स्थिति है। हालांकि बाद में जाकर के 7वीं सदी के बाद जाकर के पल्लव वास्तुकला के अंतर्गत हमें कुछ स्वतंत्र मूर्तियां भी दिखाई देंगी, लेकिन शुरुआत में, आरंभ में इनका स्वतंत्र विकास नहीं हो रहा है, अर्थात अलग से मूर्तियां नहीं बनाई जा रही हैं। जब स्वतंत्र प्रकार के मंदिर की निर्माण होती है ना,
तब जाकर के स्वतंत्र रूप से मूर्तियां भी वहां पे स्थापित की जा रही हैं। शुरुआत में ऐसा नहीं होता है। जब हम लोग मंदिर स्थापत्य की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य के कुल 3 प्रमुख अंग देखने को मिलते हैं। 3 प्रमुख अंग, या इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि चरण देखने को मिलता है। 3 प्रमुख अंग या 3 प्रमुख चरण देखने को मिलता है। समझिएगा, हमने बात की शुरुआत की कि पल्लव वास्तुकला का अध्ययन मतलब दक्षिण भारत का वास्तुकला का अध्ययन। आपको यह बताया कि दक्षिण भारत की वास्तुकला की बात जब हम लोग करते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिर स्थापत्य निकल करके आता है, और मंदिर स्थापत्य की सहयोगी के रूप में मूर्तियों का निर्माण या उत्कीर्णन देखने को मिलता है। फिर आपको बताया कि दक्षिण भारत के मंदिर स्थापत्य के 3 प्रमुख अंग देखने को मिलते हैं, या 3 प्रमुख चरण देखने को मिलते हैं। वह 3 प्रमुख चरण क्या हैं? तो बिल्कुल क्रमवार तरीके से सबसे पहले हमें मंडप दिखाई देता है। मंडप के बाद रथ प्रकार के एकाश्म मंदिर देखने को मिलते हैं, एकाश्म मंदिर। और तीसरे नंबर पे हमें क्रमवार तरीके से इमारती मंदिर देखने को मिलते हैं। इमारती मंदिर, या यूं कह लें विशाल स्वतंत्र मंदिर, विशाल स्वतंत्र मंदिर, स्वतंत्र मंदिर। अब ये क्या है? मंडप का मतलब पहले समझ लेते हैं कि मंडप का मतलब क्या है। तो मेरे भाई, मंडप का मतलब होता है कि किसी चट्टान, या यूं कह लें कि पहाड़ी को काट कर बनाया गया बरामदा, जिसमें स्तंभ होते थे, स्तंभ पर यह टिका होता था, स्तंभ युक्त होते थे। मंडप किसे कहा जाता है? तो मंडप कहा जाता है चट्टान या पहाड़ी को काटकर बनाया गया एक बरामदा। जैसे इस फिगर में हमने देखा, यह एक पहाड़ी है, और इसको तराश करके बीच बीच में जगह जगह तराश करके काट करके यह एक बरामदा नुमा यह आकृति बनाई जा रही है अंदर से। और यह किस स्थापत्य को दर्शाता है? तो मंडप प्रकार के स्थापत्य को दर्शाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, अभी उस पर बात करेंगे। फिर यहां पे दूसरे नंबर पे है एकाश्म मंदिर, अर्थात एक बड़े से चट्टान को, एक चट्टान का मतलब एकाश्म, एक का मतलब एक, अश्म का मतलब पत्थर। एक चट्टान को, एक पाषाण खंड को तराश कर मतलब काट कर रथ आकार मंदिर का निर्माण करना। और स्वतंत्र या विशाल स्वतंत्र मंदिर या इमारती मंदिर किसे कहते हैं? तो यहां पे हमें किसी पहाड़ी की आवश्यकता नहीं है, छोटी बड़ी पहाड़ी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ईंट एवं पत्थर के टुकड़ों से बना हुआ, टुकड़ों से निर्मित स्वतंत्र मंदिर है। मतलब कहीं भी बनाए जाने वाले मंदिर, ऐसा नहीं है कि किसी पहाड़ी के आसपास ही बनाए जा रहे हैं, कहीं भी पहाड़ी से दूर भी यह मंदिर बन रहे हैं, स्वतंत्र रूप से बड़े बड़े मंदिर। ठीक है। और यह जो इमारती मंदिर हैं या फिर विशाल स्वतंत्र मंदिर हैं, याद रखने वाली बात यह है कि इनका विकास पल्लव काल से शुरू होता है। पल्लव काल के मध्य से इनका विकास शुरू होता है, मध्य से, और आगे चोल, राष्ट्रकूट, जो भी कुछ राजवंश आएंगे तो वहां पे स्वतंत्र या विशाल मंदिर देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो हमने देखा कि मंडप और रथ प्रकार के जो यह मंदिर हैं, एकाश्म मंदिर, मंडप या रथ प्रकार के, यह सिर्फ और सिर्फ पल्लव काल में हमें देखने को मिलता है, पल्लव काल में। तो
दक्षिण भारत के मंदिर स्थापत्य की बात किया जाए तो कुल 3 प्रमुख अंग या चरण देखने को मिलते हैं। संपूर्ण दक्षिण भारत को लेकर के बात कर रहा हूं, समझते चले जाइएगा। और इन 3 प्रमुख अंगों या चरण में सबसे पहले मंडप देखने को मिलता है, फिर दूसरे नंबर पे रथ या एकाश्म मंदिर देखने को मिलता है, और तीसरे नंबर पे इमारती मंदिर, जिसे हम लोग विशाल स्वतंत्र मंदिर कहते हैं। ये है क्या, वो आपको बताया। फिर आपको यह भी बताया कि मंडप या रथ प्रकार के जो मंदिर हैं वह सिर्फ और सिर्फ पल्लव काल में हमें देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पल्लव काल में। जबकि विशाल स्वतंत्र जो मंदिर हैं इनकी शुरुआत पल्लव काल के मध्य से हो जाती है। नंदी वर्मन के समय काल, नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय काल से हो जाती है, पल्लव काल के मध्य से हो जाती है। और आगे जो भी राजवंश आएगा पल्लवों के बाद, तो यह इमारती या विशाल स्वतंत्र मंदिर ही हमें देखने को मिलेगा। अर्थात बाद के पल्लव काल के बाद के जो राजवंश है वहां पे मंडप या रथ प्रकार के मंदिर हमें देखने को नहीं मिलते। बात स्पष्ट होगी आसानी से यहां तक, क्यों भाई? अब इसके बाद कुछ बातें कि यह जो मंदिर स्थापत्य है ना, मंदिर स्थापत्य दक्षिण भारत में जो अवशेष हमें अभी प्राप्त होते हैं, दक्षिण भारत में जो कुछ मंदिर स्थापत्य के अवशेष प्राप्त होते हैं, वह अवशेष सर्वप्रथम पल्लव काल के प्राप्त हो रहे हैं, पल्लव काल के प्राप्त होते हैं। सबसे पहले के मंदिर स्थापत्य के, अब पल्लव काल का मतलब क्या है भाई? पल्लव काल का मतलब है 6ठी 7वीं सदी ईसा पूर्व। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं यही है। अर्थात 6ठी सदी से पल्लव काल हमें विशेष रूप से देखने को मिलता है, जब सिंह वर्मन और सिंह विष्णु के शासन की शुरुआत तो होती है 6ठी सदी ईसा पूर्व, 6ठी सदी ईस्वी से। और यह उत्तर भारत में गुप्त काल का समय है। दक्षिण भारत में जो पल्लव काल है वही उत्तर भारत में गुप्तों का शासन काल है, नहीं? और गुप्त काल में ही मंदिर स्थापत्य की शुरुआत होती है उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में सेम उसी समकालीन अवस्था पल्लवों की है। पल्लव काल में भी मंदिर स्थापत्य की शुरुआत होती है। और शुरुआत कहां से होती है? तो शुरुआत सबसे पहले प्रथम चरण जो आपको बताया वह क्या है? पहला चरण मंडप है। यह एक विकास है। मंडप के बाद फिर रथ प्रकार के मंदिर बने और उसके बाद जाकर के विशाल स्वतंत्र मंदिर हमें देखने को मिलता है। बात स्पष्ट होगी। तो मंदिर स्थापत्य की शुरुआत कब से होती है दक्षिण भारत में? तो आप कहेंगे पल्लव काल से होती है। दक्षिण में पल्लव काल जो है, उत्तर भारत में वही गुप्तों का शासन काल चल रहा है। परवर्ती गुप्त हैं 550 से 750 का जो फेज है वह परवर्ती गुप्त काल के तौर पे जाना जाता है। और गुप्त काल से ही उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शुरुआत तो होती है। तो उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, 100-200 वर्षों का अंतर है जब मंदिर निर्माण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। उत्तर भारत में पहले, दक्षिण भारत में 100-150 वर्षों के बाद देखने को मिलता है। ठीक है, बात स्पष्ट हो रही होगी। इसका मतलब यह है कि हमने इस बात को देखा कि दक्षिण भारत में प्रथम अवशेष जो है वह पल्लव काल के हैं। और दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य के जो 3 प्रमुख अंग या चरण देखने को मिलते हैं, मंडप, रथ और इमारती या विशाल स्वतंत्र मंदिर, इन तीनों का जन्म कब हो रहा है? तो भाई इन तीनों का जन्म, उदय या जन्म, इन तीनों का शुरुआत के 2 मंडप और रथ पल्लव काल में ही सिर्फ देखने को मिलता है। जबकि तीसरा इमारती या विशाल स्वतंत्र मंदिर की शुरुआत पल्लव काल के मध्य से हो जाती है और बाद में यह आगे कंटिन्यू रहता है जो भी राजवंश आते हैं। तो उदय इन तीनों चरणों का या तीनों अंगों का उदय पल्लव काल में ही देखने को मिलता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्यों भाई, कोई परेशानी तो नहीं है यहां तक?
यही कारण है कि दो महत्वपूर्ण विद्वान हैं, एक नीलकंठ शास्त्री, ये तीनों के तीनों चरण की शुरुआत, मंडप और रथ तो शुरुआत भी होता है, अंत भी होता है, और स्वतंत्र विशाल मंदिर की शुरुआत यहीं से हो रही है और आगे लगातार कंटिन्यू है। कोई भी राजवंश हो बाद का पल्लवों के, तो इन तीनों संरचनाओं का उदय पल्लव काल में हो रहा है। इसी आधार पर एक दक्षिण भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण विद्वान है नीलकंठ शास्त्री। नीलकंठ शास्त्री की एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इन्होंने पल्लव स्थापत्य कला को दक्षिण भारत का सबसे गौरवशाली अध्याय कहा है। सबसे गौरवशाली अध्याय पल्लव स्थापत्य को किसने कहा है? तो आप कहेंगे नीलकंठ शास्त्री साहब ने यह बात कही हुई है। बहुत स्वागत है भाई, बात आराम से समझ में आ रही होगी, बिल्कुल कूल बने रहें और इत्मीनान से इन सारी बातों को बस देखते चले जाएं। अब कुछ ऐसे बाद के मंदिर हैं, पल्लव काल के कुछ बाद के ऐसे मंदिर हैं जहां से द्रविड़ शैली की शुरुआत होती है। जैसे कांची का कैलाशनाथ मंदिर, आपने नाम सुना होगा। राज सिंह शैली जो तीसरे नंबर की शैली है ना, अभी बात करते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय काल की राज सिंह शैली, तीसरे नंबर की शैली जो है पल्लव स्थापत्य की, उस शैली के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो मंदिर एक निकल करके आता है कांची का कैलाशनाथ का मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर में वह सारी की सारी खूबियां देखने को मिलती हैं जो कि द्रविड़ कला स्थापत्य की, दक्षिण भारत की जो शैली है द्रविड़ शैली की जो तमाम सारी खूबियां हैं वह सबसे पहले वहीं कांची के कैलाशनाथ मंदिर में देखने को मिलती हैं। इसी आधार पे पर्सी ब्राउन साहब हैं, पर्सी ब्राउन ने एक बात कही है, यह कलाविद हैं पर्सी ब्राउन, बहुत फेमस हैं। पर्सी ब्राउन ने एक बात कही कि जो पल्लव स्थापत्य है ना, पल्लव स्थापत्य ही दक्षिण की द्रविड़ शैली का आधार बनी। दक्षिण की द्रविड़ शैली का आधार है। किसने यह बात कहा है? पर्सी ब्राउन ने यह बात कही हुई, और बहुत ही महत्वपूर्ण यह लाइन है, पेपर में प्रश्न पूछा हुआ है। यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी। अब बात को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और बातें समझें कि पल्लव, जब वास्तुकला की हम लोग बात करते हैं, वास्तु या स्थापत्य कला की हम लोग बात करते हैं, तो दो विद्वान के नाम परीक्षा में पहले भी प्रश्न पूछा हुआ है। विभाजन, पल्लव स्थापत्य कला का विभाजन कितने भागों में हुआ है? 4 भाग में यह विभाजन हुआ है, 4 भाग में। और यह जो विभाजन 4 भाग में हुआ है, तो विभाजन करने वालों में 2 नाम निश्चित रूप से आपको याद रखना है। दोनों के दोनों नाम परीक्षा में पूछे हुए। पहले एक पर्सी ब्राउन का नाम, पर्सी ब्राउन एक कलाविद हैं जिन्होंने पल्लव वास्तुकला को 4 भागों में बांटा है। इसके अलावा जब हम लोग मौर्य काल का अध्ययन करते हैं, तो मौर्य कला के संदर्भ में भी एक नाम हमें देखने को मिलता है, विशेष रूप से स्तूप आदि का जो हम लोग अध्ययन करते हैं अशोक कालीन, तो वहां पे आनंद कुमार स्वामी का नाम निकल करके आता है। तो दूसरे कलाविद हैं आनंद कुमार स्वामी। ये 2 कलाविद हैं, आनंद कुमार स्वामी, ये 2 कलाविद का नाम याद रखना है जिन्होंने पल्लव स्थापत्य का विभाजन 4 भागों में किया है। और यह जो 4 भाग में विभाजन किया है, तो पल्लव राजाओं के नाम पर हुआ है। पल्लव राजाओं के नाम पर यह 4 भाग में विभाजन हुआ है।
अब यह चार भाग कौन है, इन्हीं का हमें अध्ययन करना होता है पल्लव वास्तुकला के अंतर्गत। सबसे पहला जो नाम आता है राजा का, वह नाम आता है महेंद्र वर्मन प्रथम का। महेंद्र वर्मन प्रथम के नाम पर महेंद्र शैली, पल्लव वास्तुकला की प्रथम शैली कौन सी है, तो पल्लव वास्तुकला की प्रथम शैली है महेंद्र शैली। दूसरे नंबर पे कौन सी शैली, तो आपको पता है मामल्य शैली। मामल्य शैली का संबंध कौन से राजा से, तो आप कहेंगे नरसिंह वर्मन प्रथम से। तीसरे नंबर पे जो शैली आती है राज सिंह शैली, राज सिंह शैली, और राज सिंह शैली का संबंध नरसिंह वर्मन द्वितीय के काल से माना जाता है। और चौथे नंबर पे नंदी वर्मन या अपराजित शैली, नंदी वर्मन या अपराजित शैली, यह कुल चार शैलियां हैं। नंदी वर्मन भी राजा का नाम, द्वितीय तृतीय, और अपराजित अंतिम प्रमुख राजा पल्लव राजा। यह कुल चार शैलियां हैं पल्लव स्थापत्य की, राजाओं के नाम पर हैं। पर्सी ब्राउन आनंद कुमार स्वामी ने इस प्रकार का राजाओं के नाम के आधार पे पल्लव स्थापत्य शैली का विभाजन किया हुआ है। अब बारी बारी से इन सारी शैलियों पे हम लोग आते हैं, ध्यान से देखेंगे फिगर के साथ, इन सारी शैलियों पे हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें एक दो बातें और जोड़ लेते हैं। महेंद्र वर्मन हो गया, इसका काल भी है महेंद्र वर्मन प्रथम, ये नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय, और नंदी वर्मन तृतीय एंड अपराजित। तो ये राजाओं के नाम हो गए। इनका काल भी देखने को मिलता है कि कौन सी शैली किस समय काल में अपने अस्तित्व में रही। सबसे पहला जो महेंद्र वर्मन से जुड़ा हुआ महेंद्र शैली है, इसका काल क्या है, तो मोटे तौर पे 610 से लेकर के 640 ईस्वी का जो फेज है, यह किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे महेंद्र शैली से संबंधित है। महेंद्र वर्मन जी, महेंद्र वर्मन शैली से संबंधित यह समय काल है। यह जो मामल्य शैली है नरसिंह वर्मन प्रथम से जुड़ा हुआ, तो यह शुरुआत होती है 640 में और 674 ईस्वी तक इसका फेज देखने को मिलता है। इसके बाद राज सिंह शैली की शुरुआत होती है 674 ईस्वी से और लगभग 800 ईस्वी तक। अब जो भी राजा हैं इस दौरान, उनके समय काल में जो भी कुछ मंदिर निर्माण हो रहा है, वह सब राज सिंह शैली में कहा जाएगा। और चौथे नंबर पे यह जो नंदी वर्मन या अपराजित शैली है, मोटे तौर पे इसका कालखंड जो है वह 800 से लेकर के 900 ईस्वी का जो समय काल है, यह अपराजित या नंदी वर्मन शैली के रूप में जाना जाता है। तो यह कालखंड हो गया इतिहास में कि किस दौर से जुड़ा हुआ कौन सी शैली है। अब बारी बारी से इन सारी शैलियों पे हम लोग बात की शुरुआत करते हैं। बात बिल्कुल स्पष्ट है, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक बार सारे लोग स्पष्ट करें। और निश्चित रूप से इन सारी चीजों को नोट भी करते चले जाइए। ठीक है, चले। पहला पल्लव स्थापत्य कला के अंतर्गत पहली शैली है महेंद्र वर्मन शैली या महेंद्र शैली। महेंद्र शैली, ये जो महेंद्र शैली है, इस महेंद्र शैली की शुरुआत 610 से कब तक, 640 तक महेंद्र वर्मन के द्वारा शुरू की गई महेंद्र शैली के नाम से जाना जाता है। पल्लव
स्थापत्य कला की प्रथम शैली महेंद्र शैली, जिसका प्रारंभ महेंद्र वर्मन प्रथम के काल से हुआ था। यह द्रविड़ शैली नहीं है। अभी समझिएगा एक बात और कि पल्लव कला जो है ना, समझिएगा, मान लें यहां से शुरू हो, ए से लेकर के शुरू हो रहा है और यह जेड तक है पल्लव कला, समझिएगा, और इसमें कुल 4 भाग में बटा हुआ देखने को मिलता है। यही जो दूसरा और सेकंड और थर्ड फेज है ना, थर्ड फेज, यही सेकंड और थर्ड फेज से धीरे धीरे द्रविड़ शैली की शुरुआत हो रही है। द्रविड़ शैली का प्रारंभ हो रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि पल्लव स्थापत्य कला के अंतर्गत जो भी सारी चीजें हैं वह सब का सब द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यह पक्का है कि पल्लव स्थापत्य कला, जो कि ए से लेकर के जेड तक है, यह समझने वाली बात है, ए से लेकर के जेड तक कुछ भी पल्लव कला हमने मान लिया, पल्लव स्थापत्य कला, और इसी के बीच में कहीं से द्रविड़ शैली की शुरुआत होती है। तो द्रविड़ शैली का आधार पल्लव कला निश्चित रूप से है, लेकिन संपूर्ण पल्लव कला द्रविड़ शैली की वजह से नहीं है। पल्लव स्थापत्य की वजह से द्रविड़ शैली निकल करके आ रही है, न कि द्रविड़ शैली की वजह से पल्लव स्थापत्य कला। बात को एकदम स्पष्ट रूप से समझिएगा। यह जो शुरुआत हो रही है महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा, महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा पल्लव स्थापत्य की शुरुआत होती है। पल्लव स्थापत्य का प्रारंभ होता है, पहली शैली। यह जो महेंद्र वर्मन है ना, महेंद्र वर्मन का एक लेख है, कहां पर लेख है? तो एक मंदिर पर लेख है। कौन सा? तो आप कहते हैं मंडगपट्ट लेख। कौन सा? मंडगपट्ट लेख। यह मंडगपट्ट जो है ना, यह एक स्थान का नाम है, और यह जो स्थान है मंडगपट्ट, इसी स्थान पर एक बहुत ही फेमस मंडप प्राप्त हुआ है। किसी पहाड़ी को काट कर, तराश कर बरामदा युक्त आकार दे देना और उसे मंदिर की तरह पूजा प्रार्थना करना। ठीक है, तो मंडगपट्ट लेख में, मंडगपट्ट उस मंडप वाले लेख, मंदिर के लेख से एक जानकारी महेंद्र वर्मन प्रथम की निकल करके आती है। क्या? इस लेख में दावा किया है, किसने दावा किया है? महेंद्र वर्मन प्रथम ने दावा किया है। क्या? कि मैंने बिना ईंट के, बिना किसी धातु के, बिना किसी गारा के, बिना किसी चिनाई के एक नई वास्तुशैली का, एक नई वास्तुशैली की शुरुआत की, एक नई वास्तुशैली की शुरुआत की, वास्तुशैली का प्रारंभ किया। यह बात कहां कही जा रही है? महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा मंडगपट्ट लेख में यह बात की जा रही है, दावा किया जा रहा है कि महेंद्र वर्मन प्रथम कहता है कि मैंने बिना किसी ईंट का प्रयोग किए, बिना किसी धातु का प्रयोग किए, बिना किसी गारा का प्रयोग किए, बिना किसी प्लास्टर आदि का प्रयोग किए, चिनाई का प्रयोग किए, एक नई वास्तुशैली की शुरुआत की। और यह जो वास्तुशैली की शुरुआत की, एक नई वास्तुशैली की शुरुआत की, यह कैसा है? तो यह गुहा मंदिर है। गुहा मंदिर मतलब गुफा के रूप में मंदिर का होना, और इस गुहा मंदिर को मंडप कहा जाता है। ठीक है, तो मंडप की शुरुआत कहां से होती है? तो मंडप या गुहा मंदिर की शुरुआत
महेंद्र वर्मन प्रथम के काल में देखने को मिलती है और इस बात की जानकारी मंडगपट्ट लेख से हमें देखने को मिलती है। अब समझिएगा कुछ बातें। ये है फिगर, यह कौन सा फिगर है? तो यह मंडगपट्ट लेख वाला जो मंडगपट्ट है ना, मंडगपट्ट का मंडप है, मंडगपट्ट मंडप। यह पूरा एक क्या है? पूरी की पूरी एक पहाड़ी थी, पूरी एक पहाड़ी थी और इस पहाड़ी को काट करके बीच में से जगह जगह तराश करके यह मंडप बनाया गया है। अब समझने वाली बात यह है कि आमतौर पे छोटे परीक्षाओं में सीधे सीधे बस यह पूछ लिया जाता है कि मंडगपट्ट का त्रिमूर्ति मंडप किसने बनवाया था? महेंद्र वर्मन प्रथम ने बनवाया था। सीधे सीधे से प्रश्न बनता है। या मंडप का प्रारंभ किसके समय हुआ था? मंडप प्रकार के मंदिर किसके समय काल में बनते थे? महेंद्र वर्मन प्रथम के समय काल में। सीधे सीधे से यह प्रश्न बनता है। लेकिन आने वाले समय में थोड़ी सी परीक्षाओं में प्रश्नों की प्रवृत्ति और जटिल होगी, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और ये जटिलताएं बढ़ती जाएंगी। तो थोड़ा सा इनके स्ट्रक्चर के विषय में भी हमें जानने की आवश्यकता है। अब समझिएगा कि यह जो मंडप है, यह मंडप बेसिकली है क्या? तो भाई यह मंडप कैसे बन रहा है? पहाड़ी को काट करके। पहली बात, पहाड़ी को काट कर क्या बनाया जा रहा है? पहाड़ी काट कर यह एक साधारण बरामदा जैसा कक्ष है। साधारण बरामदा दिखाई दे रहा होगा, साधारण बरामदा है। और यह जो साधारण बरामदा है, साधारण सा यह बरामदा जो है, इसकी मुख्य बात क्या है? तो इसकी मुख्य बात है एक यह वाला फिगर देखिए और यह एक फिगर इधर वाला देखिए। मतलब दोनों ओर यह क्या है? तो दोनों ओर द्वारपाल के चित्र अंकित हैं, उत्कीर्ण हैं। दोनों ओर द्वारपाल हैं। और यह बीच में देखिए, यह पिलर है। पिलर का डिजाइन देखिए कैसा है। पिलर का डिजाइन देखिए, यह जो पिलर है इसका डिजाइन कैसा है समझिएगा। फिर इधर ऐसे यह निकला हुआ है, फिर पीछे भी ऐसे ही निकला हुआ है। पिलर का डिजाइन यहां भी देखिए, पिलर का डिजाइन कैसा है। अब यह जो मंडप है, यह मंडप पहला मंडप है। यह कौन से वाले मंडप की हम लोग बात कर रहे हैं? महेंद्र वर्मन प्रथम के समय काल का बना हुआ यह पहला मंडप है। अभी इसका नाम बताते हैं। पल्लव कला स्थापत्य का बना हुआ यह प्रथम मंडप है, पहला गुफा मंदिर है। पल्लव कला का यह पहला नमूना हमें देखने को मिलता है। यह कैसा है? यह साधारण बरामदा युक्त है। और इस मंडप की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? सबसे प्रमुख विशेषता यही इसका यह जो पिलर है ना, यह स्तंभ जो है, यही सबसे प्रमुख विशेषता है। याद रखिए, कुछ बातें अब बताते हैं, ध्यान से देखिए कि महेंद्र वर्मन शैली में मुख्यतः गुफा मंदिर बनाए जाते हैं। गुफा मंदिर का निर्माण होता है। इस गुफा मंदिर को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे मंडप के नाम से जाना जाता है। और यह जो मंडप है, पहाड़ी को काट करके बनाया जा रहा है, यह मंडप है क्या? तो भाई पहाड़ी को काट कर बनाया गया साधारण बरामदा जैसा कक्ष है। यह साधारण है, मतलब आरंभ में किसी एक मंडप की बात नहीं हो रही है। जितने सारे महेंद्र वर्मन के समय काल में मंडप बनते हैं ना, जितने भी सारे मंडप बन रहे हैं, गुहा मंदिर बन रहे हैं, उन सबको ध्यान में रख करके ये बातें हो रही हैं कि आरंभ में कैसा है?
आरंभ में यह साधारण है, लेकिन बाद में चल करके बाद में कुछ अलंकरण देखने को मिलता है, कुछ अलंकरण निश्चित रूप से देखने को मिलता है। आरंभ में बिल्कुल साधारण है। इसका जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार भी कैसा है, तो मंडप का जो प्रवेश द्वार है वह भी साधारण है, बिल्कुल साधारण है। लेकिन इसका मंडप का जो सबसे प्रमुख विशेषता है, सबसे प्रमुख विशेषता, वह सबसे प्रमुख विशेषता इसकी मंडप की वह क्या होती है, तो आप कहेंगे स्तंभ होता है। ये वही स्तंभ की बात कर रहे हैं, ये वाला स्तंभ। सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, स्तंभ है। ठीक है, बात स्पष्ट है यहां तक? चले, यहां पे यह जो देखने को हमें मिल रहा है कि ये ऊपर कैसा दिखाई दे रहा है हमें, ऊपर, तो ये ऊपर हमें दिखाई दे रहा है कुछ वर्गाकार। यहां ऊपर हमें कैसा, नीचे कैसा दिखाई दे रहा है, वर्गाकार दिखाई दे रहा है। और ये बीच वाला हिस्सा है ना, ऐसे कटा हुआ है, ऐसे कटा हुआ है। यह हिस्सा, मध्य वाला हिस्सा जो है वह कैसा है, तो आप कहेंगे खटकोणीय है, खटकोणीय, खटकोणीय है। यह मध्य वाला हिस्सा कैसा है, तो आप कहेंगे खटकोणीय है। तो निश्चित रूप से इस बात को ध्यान में रखें कि महेंद्र वर्मन प्रथम के समय काल में मुख्य रूप से गुहा मंदिर का निर्माण होता है और इस गुहा मंदिर को मंडप कहा जाता है। मंडप साधारण तरीके से निर्मित पहाड़ी को काट करके बरामदा जैसे कक्ष होते हैं, इसी में अंदर गर्भगृह होता है। इस मंडप में एक प्रमुख विशेषता स्तंभ की देखने को मिलती है। हालांकि एक दूसरी विशेषता भी, यह जो दोनों पार्श्व में, दोनों तरफ स्थानक के रूप में द्वारपाल की मूर्ति भी उत्कीर्ण है। यह मंडपों की विशेषता है आमतौर पे। यह जो स्तंभ है, जो कि सबसे प्रमुख विशेषता है मंडपों की, ऊपर और नीचे वर्गाकार जैसा प्रतीत होता है, या है ही वर्गाकार। और जो मध्य का हिस्सा है यह खटकोणीय दिखने वाला हिस्सा है। बात स्पष्ट हो गई होगी। बात को आगे बढ़ाते हैं। स्तंभ ऊपर और नीचे कैसे हैं, ऊपर एंड नीचे वर्गाकार है, जबकि मध्य भाग इसका कैसा है, तो आप कहेंगे खटकोणीय है, खटकोणीय है। 6 हिस्से निकल करके आ रहे हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा अब प्रश्न यह बनता है कि महेंद्र वर्मन शैली में कुल कितने मंडपों का निर्माण होता है। तो इस शैली में, महेंद्र वर्मन के समय इस शैली में कुल 10 मंडप का निर्माण हुआ था। मंडप मतलब गुहा मंदिर, गुफाओं के रूप में मंदिर का निर्माण हुआ था। कितने, कुल 10। अब ये जो 10 हैं, ये एक आंकड़ा है, आपको ध्यान में रखना है कि महेंद्र वर्मन शैली में या महेंद्र वर्मन के समय काल में कुल कितने गुफा मंदिर का निर्माण हुआ था। सीधे सीधे परीक्षा में एक लाइन में प्रश्न पूछ लिया गया। आप कहेंगे कुल 10 गुहा मंदिर या मंडप का निर्माण हुआ था। अब इनमें से कुछ प्रमुख जो हैं, प्रमुख वह कौन से हैं, कुछ प्रमुख के नाम, प्रमुख कौन कौन से हैं। जब प्रमुख की बात आती है तो सबसे पहला निकल करके आता है त्रिमूर्ति मंडप। कौन सा, त्रिमूर्ति मंडप। त्रिमूर्ति मंडप, त्रिमूर्ति मंडप का निर्माण किसके समय काल में हुआ था, महेंद्र वर्मन प्रथम के समय काल में हुआ था। हां बिल्कुल सोनू जी, ठीक है। यह जो त्रिमूर्ति मंडप है यह कहां पे है, तो आप कहेंगे यह मंडगपट्ट में है। मंडगपट्ट का
त्रिमूर्ति मंडप, ये कहां पे, मामल्लपुरम में ही, अभी आते हैं। त्रिमूर्ति मंडप, अब त्रिमूर्ति का मतलब क्या है, इसमें कौन कौन सी मूर्तियां उत्कीर्ण हैं, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, विष्णु महेश, यह तीन लोग यहां पर, महेश का मतलब शिव, यह तीन लोग यहां पर उत्कीर्ण किए गए हैं, बनाए गए हैं। जी पी शर्मा जी, ठीक है, बिल्कुल, हालांकि बना हुआ है, हाल फिलहाल में इधर जो कुछ होगा सिर्फ वही नहीं हो सकता है, ठीक है। चले, ये जो त्रिमूर्ति मंडप है, इसको लेकर के कुछ बातें। त्रिमूर्ति मंडप, मंडगपट्ट का त्रिमूर्ति मंडप जो है, यह प्रथम मंडप, प्रथम मंडप है। एक बात, महेंद्र वर्मन के काल का निर्मित प्रथम मंडप, अर्थात पल्लव कला स्थापत्य की शुरुआत यहीं से होती है, पहला एग्जाम्पल है, पहला नमूना है। दूसरी प्रमुख बात कि इस त्रिमूर्ति मंडप को इसे लक्षितायन के नाम से भी जाना जाता है, लक्षितायन मंडप भी कहा जाता है, इसका मतलब कि या तो त्रिमूर्ति मंडप कह लिया जाए या लक्षितायन मंडप कह लिया जाए, बात दोनों एक ही है। क्यों लक्षितायन मंडप कहा जा रहा है, लक्षितायन शब्द क्यों, क्योंकि महेंद्र वर्मन की एक उपाधि कौन सी थी, तो आपको बताया हुआ है पहले ही क्लास में, एक उपाधि इसकी लक्षित भी थी। लक्षित किसे कहा जाता है, तो महेंद्र वर्मन को कहा जाता है। लक्षित उपाधि होने की वजह से इस त्रिमूर्ति मंडप को लक्षितायन मंडप के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर होगी बात। इसके अलावा यह जो हमने फिगर देखा ना, यह वही त्रिमूर्ति मंडप का फिगर है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी मंडप हैं, अन्य मंडप, ये हमने पहला देख लिया। दूसरा, पल्लवरम का पंच पांडव मंडप, पल्लवरम का पंच पांडव मंडप, इसका निर्माण किसके समय काल में हुआ था, तो इसका निर्माण महेंद्र वर्मन प्रथम के ही समय काल में हुआ था। बात स्पष्ट होगी। अब ये सारे तथ्य हैं जो कि आपको याद रखना है। इसके अलावा महेंद्र वर्मन प्रथम के समय काल में एक और त्रिचनापल्ली का ललितांकुर मंडप किसके समय काल में बना, तो आप कहेंगे महेंद्र वर्मन प्रथम के ही समय काल का। जी बिल्कुल, महेंद्र वर्मन प्रथम के ही समय काल का यह भी मंडप है। इस ललितांकुर मंडप की एक विशेषता है, इस मंडप में एक विशेष आकृति उत्कीर्ण है। क्या, इसमें शिव के सर पर, शीर्ष पर गंगा का उत्कीर्णन देखने को मिलता है, उत्कीर्णन हुआ है, अर्थात तराश करके यह आकृति बनाई गई है। शिव के सर पर गंगा को बताया गया है, दर्शाया गया है। इसके अलावा कुछ और भी, जैसे मामंडूर सीधे सीधे परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है, यह कोई बिल्कुल नई बातें नहीं है, यहां से प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। मामंडूर का रुद्र बालेश्वर मंडप, बालेश्वर मंडप किसके समय काल में इसका निर्माण हुआ, तो आप कहेंगे महेंद्र वर्मन प्रथम के काल में जो कुल 10 मंडप का निर्माण हुआ था, उनमें से एक रुद्र बालेश्वर मंडप भी है। क्लियर है बात। इसके अलावा महेंद्रवाड़ी, ये सारे नाम आपको पहले से ही पता हैं, सारे नाम पहले ही बताए जा चुके हैं। महेंद्रवाड़ी का भी उल्लेख कई बार हमने पहले ही कर लिया है।
महेंद्रवाड़ी का महेंद्र विष्णु मंडप, महेंद्र विष्णु मंडप किसके समय काल में इसका निर्माण हुआ? महेंद्र वर्मन प्रथम के समय काल में इसका निर्माण हुआ। ठीक है। इसके अलावा एक और वल्लम नामक स्थान, वही मामल्लपुरम में ही, मामल्लपुरम में वल्लम नामक स्थान, वल्लम स्थित बृहत वसंतेश्वर, बृहत वसंतेश्वर मंडप, इसका निर्माण किसके समय काल में? तो आप कहेंगे महेंद्र वर्मन प्रथम के समय काल में। तो कुल 10 में से 6 के नाम आपको बताया, निश्चित रूप से ध्यान में कर लेना है। महेंद्र वर्मन प्रथम के समय काल में कुल कितने मंडपों का निर्माण हुआ? तो महेंद्र वर्मन प्रथम के समय काल में कुल 10 मंडप का निर्माण, मंडप अर्थात गुहा मंदिर का निर्माण होता है, जिसमें पहला जो है सबसे प्रमुख जो कि आपको याद रखना है, त्रिमूर्ति मंडप। कहां पे? मंडगपट्ट, मामल्लपुर में ही है। ठीक है। मंडगपट्ट का त्रिमूर्ति मंडप प्रथम मंडप है। त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। लक्षितायन, लक्षितायन मंडप के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा पल्लवरम का पंच पांडव मंडप, इसी नाम से मंडप और भी कहां बनेगा? तो आप कहेंगे नरसिंह वर्मन प्रथम के समय काल में भी इस प्रकार के नाम का एक मंडप आपको दिखाई देगा। त्रिचनापल्ली का ललितांकुर मंडप, इस मंडप की एक विशेषता है कि इसमें शिव के सर पर गंगा को उत्कीर्ण किया हुआ दिखाया गया है। इसके अलावा मामंडूर का रुद्र बालेश्वर मंडप, महेंद्रवाड़ी का महेंद्र विष्णु मंडप, वल्लम स्थित बृहत वसंत ईश्वर मंडप, यह कुल 6 मंडप जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब इसमें एक चीज जो कि आपको थोड़ा सा समझना है, मान लें यह कोई मंडप ही है। यह कौन सा मंडप है? पहले तो इसको भी समझ लें कि यह वाला जो मंडप है ना भाई, यह पंच पांडव मंडप है। कौन सा है यह? अभी हमने ये जो नाम देखा ना, पल्लवरम का पंच पांडव, तो यह पल्लवरम का ना, यह पल्लवरम का पंच पांडव मंडप है, पंच पांडव मंडप है। ठीक है। पल्लवरम का पंच पांडव मंडप है। इस मंडप के, इस वाले में देखें, इस मंडप के, मान लें ये मंडप है, यहां पे ताखा ये बना हुआ है। ये ताखा, ताखा समझते हैं ना, कोई वस्तु रखने वाली स्थान। यह ताखा मान लें यहां पे बना हुआ है, अंदर कहीं यहां पे ताखा बना हुआ है। इस बने हुए ताखे को तमिल भाषा में क्या कहा जाता है? इस ताखे को, जो कि कुछ चैत्याकार है, चैत्याकार खिड़की में बना हुआ, पूरा ऐसे कहा जाता है, खिड़की में बना ताखा जो है इसे कुडू कहा जाता है। यह शब्द आप ध्यान में रखिएगा, कुडू किसे कहा जाता है? तो जो मंडप है, मंडप में चैत्य आकार रूपी जो ताखे बने हुए हैं, उन्हीं ताखों को कुडू कहा जाता है। बात आसानी से स्पष्ट हो गई होगी। एक और महत्वपूर्ण बात कि पल्लव वंश का जो प्रतीक चिन्ह है, इस वाले में नहीं है, लेकिन ये जो भी आपको बताया ना, जो भी सारे मंडप हैं, इन्हीं में से एक और खास बात देखने को मिलती है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि महेंद्र वर्मन के समय काल में ही पहली बार, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, महेंद्र शैली में ही सर्वप्रथम पल्लव वंश का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो आप कहेंगे सिंह, शेर। प्रतीक चिन्ह सिंह की आकृति का उत्कीर्णन देखने को मिलता है, की आकृति का उत्कीर्णन देखने को मिलता है। उत्कीर्णन मतलब सिंह की आकृति का उत्कीर्णन महेंद्र वर्मन, जो कि पहली शैली है ना,
यहीं से इस पहली शैली से ही सिंह की आकृति का उत्कीर्णन होना शुरू हो जाता है, शुरुआत में नहीं, बाद में चल करके, महेंद्र वर्मन शैली के अंतर्गत ही। ठीक है, चले अब दूसरे शैली पे आते हैं हम लोग। दूसरी शैली हमारी थी मामल्य शैली। मामल्य शैली का जो टाइम फेज है वो आपको बताया, कब से कब, तो आप कहेंगे 640 से लेकर के 674 ईस्वी का जो दौर है वह मामल्य शैली का दौर है। मामल्य शैली का मतलब क्या है? तो मामल्य शैली का मतलब जो है नरसिंह वर्मन प्रथम से संबंधित है। इसकी उपाधि एक महामल्ल की रही है, नहीं, इसी उपाधि से जुड़ा हुआ मामल्य। और क्योंकि इसी ने मामल्यपुरम नामक नगर की स्थापना की थी, नामक नगर की स्थापना की थी, नहीं, इसकी उपाधि है महामल्ल और यहीं से मामल्य शैली निकल करके आता है। बात स्पष्ट होगी? चलें, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने के पहले थोड़ी सी एक बात जो कि और भी हमें जानना है। पल्लव स्थापत्य के केंद्र, पहले इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लें। पल्लव स्थापत्य के केंद्र, पल्लव स्थापत्य के मुख्यतः दो केंद्र हैं। मुख्यतः दो केंद्र कौन कौन से? सबसे पहला मामल्यपुरम, और दूसरे नंबर पे आएगा कांचीपुरम या कांची। ये दो मुख्य केंद्र हैं पल्लव स्थापत्य के, अर्थात मुख्य रूप से पल्लव जो भी मंदिर बन रहे हैं इन्हीं स्थानों पर हमें देखने को मिलता है। हालांकि कुछ इसके अलावा भी पल्लव काल में कुछ अन्य संरचनाएं भी देखने को मिलती हैं। अन्य दो केंद्र भी देखने को हमें मिलते हैं, एक है तंजौर और एक है पद्दुकोट्टई या पद्दुकोट्टई। यह कुल 4 केंद्र हैं पल्लव स्थापत्य कला के साक्ष्य जहां से हमें देखने को मिलते हैं। ये पल्लवरम हो गया, मामंडूर हो गया या मंडगपट्ट, ये सब छोटे छोटे स्थान है, यही मामल्यपुरम में ही छोटे छोटे स्थान है। ठीक वैसे ही जैसे प्रयागराज में अशोकनगर भी है, कचहरी वाला एरिया भी है, नहीं, अल्लाहपुर भी है, सलोरी भी है, गोविंदपुर भी है, नैनी भी है, झोसी भी है। वैसे ही मामल्यपुरम के अंतर्गत ही पल्लवरम हो गया, मामंडूर हो गया, मंडगपट्ट हो गया। स्पष्ट होगी बात? तो ये प्रमुख केंद्र हैं। अब समझिएगा कि अगर कभी प्रश्न यह पूछा कि पल्लव स्थापत्य कला के सर्वाधिक साक्ष्य कहां से देखने को मिलता है, पल्लव स्थापत्य कला के सर्वाधिक साक्ष्य कहां से देखने को मिलते हैं, तो यह जो मामल्यपुरम है ना, अभी महेंद्र वर्मन के समय काल में जिन 10 मंडपों की हम लोग बात कर रहे थे, लगभग सभी मामल्यपुरम में ही हैं। लगभग सभी कहां पर है? मामल्यपुरम में ही हैं। तो याद रखना है कि मामल्यपुरम में प्रारंभिक पल्लव कला के प्रारंभिक साक्ष्य कहां से मिलते हैं? मामल्यपुरम में मिलते हैं। प्रारंभिक साक्ष्य मामल्यपुरम में। एंड एक और बात है, सर्वाधिक साक्ष्य भी पल्लव स्थापत्य कला के कहां से देखने को मिलते हैं? तो जहां से प्रारंभिक साक्ष्य मिल रहा है वहीं से सर्वाधिक साक्ष्य भी हमें देखने को मिलता है। अर्थात पल्लव स्थापत्य का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा हो गया? तो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र अगर पूछ लिया गया तो यही
मामल्लपुरम अर्थात महाबलीपुरम हो जाएगा। और यहां पे मुख्यतः किस प्रकार के हमें पल्लव कला के नमूना देखने को मिलता है, तो मुख्यतः मंडप देखने को मिलता है एंड रथ प्रकार के मंदिर देखने को मिलते हैं। कहां पे? ये मामल्लपुरम में ही। जबकि कांचीपुरम की बात अगर किया जाए तो कांचीपुरम में यह जो तीसरे चरण की बात किया था, दक्षिण भारत में स्थापत्य का जो 3 अंग बताया था, तीसरे नंबर पे इमारती मंदिर या स्वतंत्र विशाल मंदिर। तो स्वतंत्र मंदिर कहां पर हमें देखने को मिलते हैं? स्वतंत्र मंदिर हमें यहां पर विशाल मंदिर देखने को मिलते हैं और यहीं से हमें द्रविड़ शैली का प्रारंभ भी देखने को मिलता है। द्रविड़ शैली का जन्म यही माना जाता है। कहां पे? कांचीपुरम में। अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण ये सारा तथ्य है। बात स्पष्ट है भाई? एक बार बताएं, बात स्पष्ट है? पल्लव स्थापत्य के 2 सबसे महत्वपूर्ण केंद्र, एक मामल्लपुरम और कांचीपुरम। हालांकि इन दोनों के अलावा भी तंजौर और पद्दुकोट्टई से भी पल्लव कला के साक्ष्य मिल रहे हैं। मामल्लपुरम सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बताया आपको। इसके अलावा मामल्लपुरम से पल्लव स्थापत्य का प्रारंभिक साक्ष्य मिल रहा है और सर्वाधिक साक्ष्य भी मिल रहा है। मामल्लपुरम से जो पल्लव स्थापत्य के साक्ष्य मिल रहे हैं उसमें मुख्यतः मंडप और रथ प्रकार के मंदिर के साक्ष्य मिल रहे हैं। जबकि दूसरा प्रमुख जो केंद्र है कांचीपुरम, कांचीपुरम से मुख्यतः हमें स्वतंत्र मंदिर, विशाल इमारती मंदिर जो हैं, स्वतंत्र मंदिर जो हैं, उसके साक्ष्य मिल रहे हैं और यहीं से द्रविड़ शैली की शुरुआत भी मानी जाती है। तो द्रविड़ शैली का जन्म कहां पर हुआ? तो उत्तर होता है कांचीपुरम से हुआ था। ठीक है, क्योंकि द्रविड़ शैली की जो सारी खूबियां हैं सबसे पहले कांचीपुरम में ही हमें देखने को मिलती हैं। तो यह कुछ विशेष बात रही किसके संदर्भ में आपको बताया, प्रमुख केंद्र कौन से रहे। मामल्य शैली की हम लोग बात कर रहे थे। यह जो मामल्य शैली है नरसिंहवर्मन प्रथम से जुड़ा हुआ, बात आसानी से स्पष्ट हो रहा होगा। ठीक है, मामल्य शैली के जो भी संरचनाएं हैं, संरचनाएं जो भी हैं, चाहे वह मंडप हो चाहे रथ, दोनों प्रकार की संरचनाएं प्राप्त हो रही हैं। मामल्य शैली की संरचनाएं कहां से प्राप्त हो रही हैं? तो सिर्फ और सिर्फ मामल्लपुरम से प्राप्त हो रही है। मामल्लपुरम से आपको पहले ही यह बता दिया कि मामल्लपुरम से मंडप और रथ दोनों प्रकार की संरचनाएं प्राप्त हो रही हैं और मामल्य शैली में यह दोनों हमें देखने को मिलता है। मामल्य शैली की जो भी सारी संरचनाएं हैं वह हमें कहां पर देखने को मिलती हैं? मामल्लपुरम में सिर्फ देखने को मिलती हैं। मामल्य शैली के स्मारक कहां पर? मामल्लपुरम में। अब यह जो संरचनाएं हैं वह कौन कौन सी संरचनाएं हैं? तो महेंद्र वर्मन शैली जो कि पहली शैली थी, तो वहां पे हमने देखा सिर्फ और सिर्फ मंडप प्रकार के मंदिर, गुहा मंदिर, 10 गुहा मंदिर का निर्माण महेंद्र वर्मन प्रथम के समय काल में हुआ था। वहां पे रथ प्रकार के मंदिर की बात हमने नहीं किया हुआ था। पहली शैली महेंद्र शैली, उसमें सिर्फ और सिर्फ मंडप प्रकार के मंदिर बन रहे हैं। जबकि दूसरी शैली में विकास थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। मामल्य शैली में मंडप भी बनते हैं, मंडप भी बनते हैं और एकाश्म मंदिर भी बन रहे हैं। एकाश्म मंदिर या इन्हें रथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह दोनों प्रकार की संरचनाएं नरसिंहवर्मन प्रथम के समय काल की जो मामल्य शैली है वहां पर हमें देखने को मिलता है। और मुख्य केंद्र क्या है इसका? कहां से ये सारे मंडप और एकाश्म मंदिर मिल रहे हैं मामल्य शैली के? मामल्लपुरम में ही देखने को मिलते हैं। अब बारी बारी से इन पे हम लोग बात करते हैं मंडप की बात। मामल्य शैली में मंडप, मामल्य शैली के मंडप, फिर मामल्य शैली के रथ मंदिर की बात कर लेंगे।
क्यों भाई? चले, इतनी महत्वपूर्ण क्लास है, संख्या बल कम है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इतनी शानदार क्लास और लोगों में उत्साह की कमी थोड़ा सा आश्चर्य करता है। लेकिन इससे बेहतर पूरा YouTube खंगाल लीजिएगा, इससे बेहतर आपको जो आज हम लोग क्लास कर रहे हैं ना, इससे बेहतर कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। और पल्लव स्थापत्य से संबंधित कोई भी प्रश्न, किसी भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न जो कि पूछा जा चुका है पहले या आगामी परीक्षाओं में पूछा जाएगा, सब का सब, यह मेरा दावा है कि एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा, आपकी सब पकड़ में हो। कठिन से कठिन पूछ लिया गया हो या सरल हो, हर प्रकार के प्रश्न आपकी पकड़ में होंगे। मामले शैली के मंडप, प्रश्न बनता है कि जैसे महेंद्र वर्मन के समय कुल 10 मंडप के निर्माण की बात हमने की, वैसे ही मामले शैली में कुल कितने मंडप का निर्माण होता है? तो इसमें कुल 14 मंडप की हमें जानकारी मिलती है। कितनी? 14 मंडप की जानकारी मिलती है मामले शैली में। इस 14 मंडप में से कुछ प्रमुख नाम हैं, जैसे एक हो गया केनोरी, केनोरी मंडप। एक हो गया रामानुज मंडप। एक हो गया आदि वराह मंडप, आदि वराह मंडप। एक पंच पांडव, पंच पांडव मंडप। एक हो गया दुर्गा मंडप, दुर्गा मंडप। ईटीसी कर लें। इसी दुर्गा मंडप को महिषासुर मर्दिनी मंडप के नाम से भी जाना जाता है। महिषासुर मर्दिनी, मर्दिनी मंडप के नाम से भी जाना जाता है, ईटीसी। ये मामले शैली में कुल 14 मंडप हैं, जिनमें से हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण हैं उनके नाम यहां पे मैंने लिखे। ठीक है, चले। अब यह जो 14 मंडप में से यह कुछ नाम बताया ना, इस मामल्य शैली के जो भी मंडप बन रहे हैं, इस शैली के मंडपों की एक विशेषता यह है कि इसमें मूर्तियां काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं, मूर्तियां उत्कीर्ण हैं, और इन्हीं मूर्तियों की वजह से इनकी प्रसिद्धि ज्यादा हो जाती है। महेंद्र वर्मन के समय हमने देखा कि महेंद्र वर्मन के समय जो मंडप बन रहे हैं, आमतौर पे वह साधारण बरामदे हैं। समझिएगा अंतर। महेंद्र वर्मन के समय अलंकरण का अभाव देखने को मिलता है। बस सामने दोनों तरफ द्वारपाल की मूर्तियां देखने को मिल रही हैं। महेंद्र वर्मन शैली में जो मंडप है वह साधारण किस्म के हैं, बहुत नक्काशी वहां पर नहीं है। लेकिन मामल्य शैली के जो मंडप हैं, मूर्तियां उत्कीर्ण हैं, अर्थात अलंकरण युक्त देखने को मिलता है। यह अंतर समझ में आ गया होगा। महेंद्र शैली में जहां अलंकरण का अभाव है, वहीं मामल्य शैली में मूर्तियां बहुत बेहतर तरीके से उत्कीर्ण की जा रही हैं, अलंकरण युक्त हैं। अब
यह जो मामल्य शैली के मंडप हैं, इनकी प्रसिद्धि का कारण यही मूर्तियां हैं। ठीक है, अब समझिएगा कुछ बातें मूर्तियों को लेकर के। यह जो आदि वराह मंडप है ना, आदि वराह मंडप, इसका फिगर भी होगा, देखते हैं जरा। आदि वराह मंडप, यह है आदि वराह मंडप। कौन सा? आदि वराह मंडप, आदि वराह मंडप। किसके समय काल में इसका निर्माण हुआ है? तो यह नरसिंह वर्मन प्रथम के समय काल का, नरसिंह वर्मन प्रथम के काल का यह आदि वराह मंडप है। इस मंडप में देखिए, इस मंडप में यह जो स्तंभ है ना, मंडप का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, कोई भी मंडप हो, मंडप की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता स्तंभ है। नहीं, महेंद्र वर्मन के समय जो हमने यह पिलर देखा था ना, स्तंभ देखा था, वह कुछ दूसरा दिखाई दे रहा था। और यहां पर देखिए, यह ऊपर से नीचे कैसा है, ये ऊपर से नीचे कैसा है, और यहां पे देखिए यह क्या बना हुआ है, यह शेर बना हुआ है। क्या है? शेर बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है? शेर बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है? शेर बना हुआ है। एक बात, वहां पे महेंद्र वर्मन शैली में जो मंडप था वह साधारण मंडप था, अंदर डिजाइन नहीं है, अलंकरण नहीं है। यहां पे हम देख सकते हैं कि ये क्या बना हुआ है, ये सब मूर्तियां हैं, मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। ये क्या है? यहां पे देख लें, यह द्वारपाल के रूप में, यह द्वारपाल के रूप में, द्वारपाल, ये क्या है? यह द्वारपाल है, दोनों ओर द्वारपाल। यह क्या है? यह मूर्तियां हैं, मूर्तियां हैं, मूर्तियां उत्कीर्ण है। बात स्पष्ट हो रही होगी। यह जो शेर है यह किस रूप में है? तो यह शेर जो है यह बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, बैठा हुआ शेर है, बैठा हुआ शेर है। एक प्रश्न मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पल्लव वंश के जो राजा हैं या पल्लव वंश, उनका प्रतीक सिंह है, शेर है। और पल्लव वास्तुकला या पल्लव स्थापत्य कला में जो सिंह की आकृति का उत्कीर्णन है, सिंह यहां पे पहली बार आपको दिखा रहा हूं, लेकिन आपको यह बता दिया कि सिंह की आकृति का उत्कीर्णन वह महेंद्र वर्मन के समय काल के मंडप से ही हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। पल्लव वंश का जो प्रतीक है वह सिंह है, प्रतीक चिन्ह सिंह है, शेर। और पल्लव स्थापत्य कला में शेर की आकृति का उत्कीर्णन पहली महेंद्र वर्मन शैली में ही देखने को मिल जाती है। महेंद्र शैली 610 से 640, तो 610 से 630 तक साधारण साधारण, लेकिन 635-40 आते आते इक्का दुक्का जो मंडप बन रहे हैं वहां पे शेर की आकृति बननी शुरू हो गई थी। लेकिन यहां पे जब दूसरी शैली की हम लोग बात करते हैं, मामल्य शैली, नरसिंह वर्मन, तो यहां पे लगभग हर मंडप में शेर की आकृति का उत्कीर्णन देखने को मिलता। अर्थात महेंद्र शैली में शुरुआत हो गई है, लेकिन इक्का दुक्का है। लेकिन नरसिंह वर्मन प्रथम के समय काल की मामल्य शैली में शेर की आकृति का उत्कीर्णन अनिवार्य रूप से देखने को मिलता है, बैठा हुआ शेर। क्लियर है बात? अब यह जो बैठा हुआ शेर है, इसको लेकर के बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। बाद में अभी द्रविड़ शैली की शुरुआत नहीं हो रही है,
अभी द्रविड़ शैली की शुरुआत नहीं हो रही, द्रविड़ शैली की शुरुआत अभी कुछ समय बाद होने वाली है। राजसिंह शैली में द्रविड़ शैली स्पष्ट रूप से उभर करके आ जाएगी, लेकिन अभी द्रविड़ शैली की शुरुआत नहीं हुई है, यह सिर्फ और सिर्फ पल्लव स्थापत्य चल रहा है अभी। बाद में द्रविड़ शैली में इस प्रकार के स्तंभ का निर्माण होता है, निर्माण हुआ। इसका मतलब इस प्रकार के स्तंभ, शेर रूपी स्तंभ का निर्माण द्रविड़ शैली, जो कि बाद में अभी आएगी अस्तित्व में, द्रविड़ शैली में भी इस प्रकार के स्तंभ, शेर युक्त स्तंभ देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब कि यह जो आदि वराह वाला मंडप है ना, नरसिंह वर्मन प्रथम के काल का, इस मंडप को हम लोग, या फिर यह शेर युक्त, नरसिंह वर्मन प्रथम के समय काल का शेर युक्त यह जो स्तंभ है ना, इसे क्या कह सकते हैं? पूर्वगामी कहा जा सकता है ना। द्रविड़ शैली में इस प्रकार के निर्माण हो रहे हैं, तो यह क्या हो गया? आदि वराह का यह जो मंडप है, इसका जो यह देखने को मिल रहा है नरसिंह वर्मन प्रथम के काल का, यह जो शेर से युक्त जो स्तंभ है, इसे हम लोग इसका क्या कह सकते हैं? तो यह पूर्वगामी कह सकते हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम के समय काल में बैठे हुए शेर युक्त जो स्तंभ हैं, उन्हें द्रविड़ शैली में जो इस प्रकार के स्तंभ प्रयोग हो रहे हैं, उनका पूर्वगामी कहा जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि बाद में द्रविड़ शैली में इस प्रकार के मूर्तियों, बाद में इस प्रकार के स्तंभ का निर्माण हुआ, इसे क्या कहा जाता है? इसे याली कहा जाता है। याली, यही आपको बताना चाह रहा था कि याली क्या है। द्रविड़ शैली में जो इस प्रकार के बैठे हुए शेर युक्त स्तंभ है ना, उन्हें क्या कहा जाता है? याली। तो यह क्या है? पूर्वगामी कहा जाएगा। नरसिंह वर्मन प्रथम के समय काल का बना हुआ मंडप, इसका पूर्वगामी कहा जाएगा। बात यहां पे स्पष्ट होगी। क्यों भाई? दूसरी बात कि यहां पे एक और महत्वपूर्ण चीज जो कि हमें ध्यान में रखनी है, ये पल्लवरम का पंच पांडव मंडप जो है, यहां पे ये ऊपर हम लोग देख रहे हैं, ये आकृति देख रहे हैं, ये आकृति, ये सब ये बनाया गया है, ये बनाया गया है। और इसे क्या कहते हैं? शीर्ष फलक। यह जो शीर्ष फलक है, किस रूप में है? यह क्या आकार देखने को मिल रहा है? कंद मूल फल, कंद आकार का, अर्थात कंदाकार यह शीर्ष फलक है। कैसा है? कंदाकार शीर्ष फलक। किस प्रकार का? कंद आकार का। तो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय काल में जो कुछ मंडप बन रहे हैं, वहां पे कुछ मंडपों में इस प्रकार के शीर्ष फलक भी हमें देखने को मिलता है। और इसे क्या कहा जाता है? इस शीर्ष फलक को, जो यह कंदाकार शीर्ष फलक है, इसे कहा जाता है पलगई। क्या कहते हैं? पलगई कहा जाता है। पलगई कहा जाता है, याद रहेगा। यह जो कंद आकार का शीर्ष फलक है, इसे क्या कहा जाता है? पलगई कहा जाता है। तो कुछ विशेषता आपको बताया किसके समय काल में? नरसिंह वर्मन प्रथम के समय काल की मामल्य शैली के जो कुछ मंडप हैं, उनकी विशेषता आपको बता रहे हैं। अब यहां पे
हम लोग बात कर रहे थे कि यह जो मंडप है नरसिंह वर्मन के मामल्य शैली के जो मंडप हैं, उनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है? इसमें जो मूर्तियों का उत्कीर्णन हुआ है, इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण है। अब कौन कौन से मूर्तियां देखने को मिलती हैं जिनका उत्कीर्णन हुआ है? तो आदि वराह मंडप की बात करते हैं। यहीं से आदि वराह मंडप। आनंद आ रहा होगा, क्यों भाई? चले, आदि वराह मंडप। यह जो आदि वराह मंडप है ना, इसमें किस प्रकार की मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं? तो इसमें अनंतशायी यही सब प्रश्न जब पूछ लिया जाता है तो लोगों को लगता है कि बहुत कठिन कठिन प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन लोग जब पढ़ेंगे ही नहीं तो निश्चित रूप से कठिन तो लगेगा ही। लोग जब पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाने वाले मिलेंगे नहीं, तो चीजें तो कठिन होंगी ही। लेकिन जब एक बार आपके आंख के सामने से चीजें गुजर जाएं, आप उन बातों को नोट कर लें, तो निश्चित रूप से फिर चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, क्योंकि आप किसी भी ऐसी चीज से चिर परिचित हो गए। जब चिर परिचित हो गए तो भय लगेगा नहीं, कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई स्थान हो। लेकिन जब अनजाना सा है, सुनसान सा है, तो भय तो लगेगा ही। ठीक है, चिर परिचित होना आवश्यक है। अनंतशायी विष्णु की मूर्ति का उत्कीर्णन यहां पर देखने को मिलता है। कौन सा? तो यहां पे आपको बताया ना कि यह जो है ना, ये सब ये बनी हुई है अंदर जो है ना, ये सब क्या बनी हुई हैं? यहां पे यह मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। ये अंदर, ये जो अंदर है ना, ये इसके पीछे ये सब मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। कौन कौन सी मूर्तियां हैं? ये कौन कौन सी मूर्तियां हैं वही आपको बता रहे हैं। आदिवराह मंडप में ही कौन कौन सी हैं? तो इसमें अनंतशायी विष्णु, फिर विष्णु के 3 डग मतलब पैर, 3 डग। कहां पर मूर्ति? आदिवराह मंडप में यह मूर्ति देखने को मिलती है। क्लियर है बात? ठीक है। इसके अलावा एक और है, लक्ष्मी का रूप है और पीछे हाथी बना हुआ है। पीछे हाथी, मैंने वो फिगर देखा हुआ है, जब ये सारा फिगर कलेक्ट कर रहा था तो मैंने वो सब दिखा हुआ है। गज लक्ष्मी की आकृति का उत्कीर्णन कहां पर है? यहीं पर है। इसके अलावा पृथ्वी का उद्धार करते हुए विष्णु, पृथ्वी का उद्धार करते हुए विष्णु की आकृति का उत्कीर्णन इसी आदिवराह मंडप में देखने को मिलता है। बात स्पष्ट हो गई होगी। ठीक है। अब यह जो आदिवराह मंडप है ना, इसी वाले में एक और चीज हमें देखने को मिलती है। क्या? देखिएगा, यह 2 रानियां हैं, एक रानी और यह दूसरी रानी। और ये कौन है? तो आप कहेंगे यह सिंह विष्णु की मूर्ति है। किसकी? सिंह विष्णु की मूर्ति है। आदिवराह मंडप में 2 पल्लव राजाओं, आदिवराह मंडप में 2 पल्लव राजाओं की मूर्ति उनकी 2 रानियों के साथ देखने को मिलती है। एक सिंह विष्णु अपनी 2 रानियों के साथ आदिवराह मंडप में उत्कीर्ण किए गए हैं। इसके अलावा यह कौन है? तो यह है महेंद्र वर्मन। कौन? महेंद्र वर्मन प्रथम है, अपनी 2 रानियों के साथ, 2 रानियों के साथ कहां पर? आदिवराह मंडप में। इस प्रकार की आकृति उत्कीर्ण की गई है, काट काट करके उत्कीर्णन किया गया है। कहां पर? तो आप कहेंगे आदिवराह मंडप में। तो बात हमारी हो रही थी
कि आदि वराह मंडप में अनंत साई विष्णु हैं, विष्णु के 3 डग बने हुए हैं, गज लक्ष्मी है पृथ्वी का उद्धार करते हुए विष्णु को, और दो पल्लव राजा अपनी 2 रानियों के साथ, अपनी 2 रानियों के साथ उत्कीर्ण किए गए, दर्शाए गए हैं। 2 पल्लव राजा कौन से? एक सिंह विष्णु और दूसरे महेंद्र वर्मन प्रथम। याद रहेगा, निश्चित रूप से याद रहेगा। क्यों भाई? ठीक है। अब यहां पे कुछ और बातें। ये जो मंडप है, ये कौन सा मंडप है? तो ये वाला जो मंडप है वही पंच पांडव मंडप है। पंच पांडव मंडप। और इस पंच पांडव मंडप में अंदर, अब यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर साइड में, यहां पे साइड में कुछ मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। कौन कौन सी मूर्तियां उत्कीर्ण हैं? यहां पे मूर्तियों में हरिहर की मूर्ति है, मतलब एक ऐसी मूर्ति जिसमें हरि मतलब विष्णु और हर का मतलब शिव और विष्णु को समान रूप से एक ही मूर्ति में दिखाया गया है। फिर इसमें ब्रह्मा जी की भी मूर्ति है, और तो और इसी में पंच पांडव मंडप में गोवर्धन उठाए हुए कृष्ण की आकृति का उत्कीर्णन भी किया गया है। कहां पे? पंच पांडव मंडप में। ये ऐसी आकृति है, कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाए हुए ऐसे दर्शाया गया है। ये कहां पे है? तो याद रखिएगा, पंच पांडव में ही, मंडप में ही यह देखने को मिलती है मूर्ति इस प्रकार की। और यह जो है पंच पांडव मंडप की सर्वश्रेष्ठ उत्कीर्णन कहा जाता है। ठीक है, कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाया जाता। जी बिल्कुल। तो ये कुछ बातें हम लोगों ने किया। नरसिंह वर्मन प्रथम अर्थात मामल्य शैली के अंतर्गत जो कुछ गुहा मंदिर अर्थात मंडप हैं, उन मंडपों में कुछ विशेष प्रकार की चित्र भी देखने को मिलते हैं, अर्थात मूर्तियों का उत्कीर्णन भी हुआ है। इसी प्रकार यह वाला देखिए, आपको बताया कि पंच पांडव हो गया, आदि वराह भी हो गया। ये दुर्गा मंडप, ये महिषासुर मर्दनी वाला, इसका भी फिगर देखिए, कितना सुंदर फिगर है इसका। ये देखिए कितना सुंदर फिगर है। नीलकंठ शास्त्री साहब जो कहते हैं ना कि वास्तव में गौरवपूर्ण अध्याय है, इसमें तनिक भी दो। ये कौन सा मंडप है? ये देखिए, पहाड़ी को तराश करके यह दुर्गा मंडप है। दुर्गा मंडप, इसी को महिषासुर मर्दनी मंडप के नाम से भी जाना जाता है। और इसी में अंदर क्या है? महिषासुर मर्दनी वाला चित्र या मूर्ति का उत्कीर्णन देखने को मिलता है। देखने में आप समझ सकते हैं कि वास्तव में कितना सुंदर बनाया गया है। क्यों भाई? मन तो करेगा कि एक बार जाकर के देख लिया जाए। चले, अब बात को आगे ले चलते हैं। आपको बताया ये हो गया दुर्गा मंडप या महिषासुर मर्दनी मंडप।
आपको बताया कि यह जो भी केंद्र है ना, वह मामल्लपुरम में अभी तक जो भी कुछ देखने को मिल रहा था वह मामल्लपुरम में। मुख्य केंद्र क्या है? मामल्लपुरम। आपको यह भी बताया कि मामल्य शैली की जो भी सारी चीजें हमें मिल रही हैं, मामल्य शैली की जो भी सारी चीजें हमें मिल रही हैं, वह कहां पे संरचनाएं मामल्लपुरम में ही प्राप्त हो रही हैं। नहीं, मामल्लपुरम में ही ये सारी चीजें प्राप्त हो रही हैं। अब मामल्लपुरम में ही एक चीज और देखने को मिलती है, ध्यान देंगे। नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्य शैली, और यहीं पर मामल्लपुरम लिख देते हैं, मामल्लपुरम या महाबलीपुरम। ये जो मामल्लपुरम है, यहीं से इस दौर की एक और खास विशेषता देखने को मिलती है। एक 15 एंड एक 30 मीटर ऊंचा क्या है? पाषाण खंड है। पाषाण खंड पर कथात्मक शैली में, समझिएगा, कथात्मक शैली, यह शब्द याद रखिएगा, कथात्मक शैली में चित्र कह लें या मूर्ति कह लें, इनका उत्कीर्णन देखने को मिलता है। उत्कीर्ण है। मामल्लपुरम में 2 पाषाण खंड हैं, कटे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, 15 और 30 मीटर ऊंचा, कथात्मक शैली में चित्र या मूर्ति उत्कीर्ण है। कहां पे? मामल्लपुरम में। कौन से कथात्मक शैली के यह मूर्तियां देखने को मिलती हैं? एक नाम आपने सुना होगा, भगीरथ की तपस्या। भगीरथ की तपस्या। एक आपने सुना होगा गंगा अवतरण, गंगावतरण। और एक आपने सुना है अर्जुन की तपस्या। अर्जुन की तपस्या। क्यों भाई? ये सब कहां पर है? यह क्या है? कथात्मक शैली में, मतलब ऐसा फिगर बनाया गया है जिससे एक प्रकार की कहानी का बोध होता हो, दिमाग में कहानी चल रही हो। कथात्मक शैली में इस प्रकार की मूर्ति का उत्कीर्णन कहां पर हुआ है? तो आप कहेंगे मामल्लपुरम में हुआ है। कहां पर? मामल्लपुरम में हुआ है। न जाने कितनी बार यह प्रश्न पूछा हुआ है। अब समझिएगा, इसका फिगर देखिए, मन खुश हो जाएगा। ये देखिए, ये एक पाषाण खंड है। ये यहां पे देखिए, ये देखिए, इनको दिख रहा है? ये क्या है? भगीरथ जी हैं। कौन है? भगीरथ जी हैं, तपस्या कर रहे हैं। इधर ये जो वाला हिस्सा है, ये हिस्सा, ये अर्जुन की तपस्या से जुड़ा हुआ है। अर्जुन की तपस्या से जुड़ा हुआ इधर फिगर है। और यह जो बीच वाला हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा जो है ना, अब देखिए, ये फिगर बहुत साफ नहीं है, समझिएगा। यह गंगा अवतरण को दर्शा रहा है। गंगा अवतरण को दर्शा रहा है। कहां पर यह प्राप्त हो रहा है? बहुत शानदार है, ये बहुत शानदार है। मामल्लपुरम में ये सारा का सारा उत्कीर्णन देखने को मिलता है।
अलग अलग फिगर रहता तो और बढ़िया तरीके से आपको दिखाई देता। फिलहाल आप देखें, ठीक है। चले कुछ और बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये मामल्य शैली के अंतर्गत हम लोगों ने मंडप की बात कर लिया हुआ है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और बातें। मामल्य शैली के अब जो बातें हो रही हैं वह भी बड़े ही दुर्लभ होने जा रही हैं। आप जानते होंगे, पहले से परिचित होंगे, लेकिन थोड़ा सा अब बहुत ज्यादा विस्तार में आपको जानकारी मिलने वाली है। मामल्य शैली के एकाश्म मंदिर, इन्हीं को एकाश मंदिर को रथ कहा जाता है, अर्थात मामल्य शैली के रथों की बात करते हैं, रथ प्रकार के मंदिर। एक ही चट्टान को, एक ही पाषाण को ऊपर से नीचे काट करके, ऊपर से नीचे काटा गया है। जब ऊपर से नीचे काटने की बात हम लोग करते हैं तो एक हमें कैलाश मंदिर का ध्यान आता होगा। कैलाश मंदिर एलोरा में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के समय काल का बना हुआ अद्भुत उदाहरण कैलाश मंदिर, शिव को समर्पित मंदिर। क्यों भाई, सबको याद आ रहा होगा। यह जो कैलाश मंदिर है, इस प्रकार ऊपर से नीचे चट्टान को काट करके, वह भी ऐसे ही बना हुआ है। कैलाश मंदिर को बहुत सारे लोग जानते हैं कि इस प्रकार की संरचना वाला मंदिर पहला मंदिर है। ऐसा नहीं है। मामल्य शैली में ऊपर से नीचे चट्टान को काट करके मंदिर बनाने की प्रक्रिया मामल्यपुरम में 7वीं सदी में ही देखने को मिल जा रही है। मामल्य शैली का समय काल 640 से लेकर के 674, लगभग 35 वर्ष का मामल्य शैली का काल। और राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने लगभग 750 ईस्वी, मतलब 8वीं सदी का वह कैलाश मंदिर है, 8वीं सदी का है। उस कैलाश मंदिर के लगभग 100 वर्ष पहले ही मामल्यपुरम में इस प्रकार की संरचनाएं ऊपर से नीचे पहाड़ी को, चट्टान को तराश करके मंदिर बनाए जा रहे हैं। क्यों भाई, बात निश्चित रूप से यह जानकारी में रखिएगा, ठीक है। यह जो कैलाश मंदिर है 100 साल बाद बनता है। आकार में थोड़ा सा बड़ा है, आकार में वह बड़ा है, बाद में बना हुआ है। तकनीक और ज्यादा बढ़ गई, बाद में बना हुआ है, लगभग 100 वर्ष बाद। लेकिन यह जो मामल्य शैली के एकाश्म मंदिर है ना, इसको ध्यान में रखने वाली कुछ बात है कि आकार में यह कैसे हैं। आकार में ध्यान रखिएगा, छोटे हैं, छोटे हैं। अभी उतना तकनीक नहीं है, संसाधनों का अभाव है, यह आकार में छोटे हैं। याद रहेगी बात, कैसे हैं यह एकाश मंदिर, छोटे हैं। यह किस रूप के हैं, तो भाई यह कुछ गुफा मंदिर से मिलते जुलते हैं। गुफा मंदिर की जो संरचना है, या यूं कह लें कुछ चैत्य, बौद्ध चैत्य जो होते हैं कि संरचना के अनुरूप, संरचना पर आधारित यह रथ प्रकार के मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। यह कहां पर देखने को मिलते हैं, तो मामल्यपुरम में ही यह रथ प्रकार के मंदिर हमें मामल्य शैली में देखने को मिलते हैं। क्लियर है बात, अपेक्षाकृत छोटे हैं, याद रहेगा। अब यह जो मामल्यपुरम में रथ प्रकार के मंदिर हैं, संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा कुल संख्या है 17 रथ प्रकार के मंदिर जो मामल्य शैली में बन रहे हैं, जिनका साक्ष्य मामल्यपुरम में मिल रहा है। कुल संख्या है 17। लेकिन इन 17 में
जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण वह किस नाम से जाना जाता है? सप्तपैगोडा के नाम से जाना जाता है। सप्तपैगोडा के नाम से जाना जाता है, खूब परिचित होंगे आप। या इसे सप्तधौरहरा के नाम से जाना जाता है, सप्तधौरहरा के नाम से जाना जाता है। या इसे सप्तरथ के नाम से जाना जाता है, सप्तरथ। सबसे महत्वपूर्ण यह है। कुल 17 में से सबसे महत्वपूर्ण सप्तपैगोडा या सप्तधौरहरा। क्लियर है ना बात? जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब जो हमारा मुख्य टारगेट है वह सप्तपैगोडा को लेकर के, हमारा मुख्य टारगेट अब क्या है? सप्तपैगोडा है। ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, नोट करते चल रहे हैं ना भाई? नोट निश्चित रूप से करते चले जाइए। सप्तपैगोडा, सप्तपैगोडा में सप्त का मतलब है 7, लेकिन यह सप्तपैगोडा के नाम से क्यों जाना जाता है? समझने वाली बात है। देखिएगा, इसमें रथों की संख्या कितनी है? रथों की संख्या, रथ मतलब मंदिर, एकाश मंदिर, रथों की संख्या कुल है 8। यह रथों की संख्या 8 है, तो इन 8 के नाम क्या क्या हैं? सबसे पहले एक नाम द्रौपदी रथ। कुछ नाम जानते होंगे, कुछ आप नाम नहीं जानते होंगे। धर्मराज रथ, धर्मराज रथ, सबके अभी फिगर भी दिखलाते हैं। फिर अर्जुन रथ, अर्जुन रथ। फिर भीम रथ। फिर नकुल और सहदेव अलग अलग नहीं है, नकुल डैश सहदेव रथ। 1 2 3 4 5, नकुल सहदेव अलग अलग नहीं है, नकुल सहदेव एक साथ एक ही रथ है। इसके अलावा गणेश के नाम से गणेश रथ। फिर इसके अलावा एक हो गया पिडारी, पिडारी रथ, पिडारी रथ। और एक हो गया वलय कुट्टू, वलय कुट्टू रथ, वलय कुट्टू रथ। यह जो सप्तपैगोडा है, सप्तपैगोडा में नाम सप्त है, लेकिन रथों की कुल संख्या 8 है। यह 8 कौन कौन से हैं? द्रौपदी, धर्मराज, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव एक साथ। फिर गणेश रथ, पिडारी रथ, वलय कुट्टू रथ। यह 8 हैं, और इन 8 की संरचना में अंतर देखने को मिलता है। इन 8 की अलग अलग विशेषताएं हैं। ये कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इस पे हम लोग कल अब बात को आगे बढ़ाएंगे। तब इन सारी विशेषताओं को हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, इसमें आप देख लें कि यह 8 हैं और 8 को संयुक्त रूप से सप्तपैगोडा कहा जा रहा है। और 8 में से अधिकांश जो हैं, मतलब 5 यहां तक, यह कितने हो गए? 5 या 5 पांडवों से जुड़े हुए हैं, अर्थात सप्तपैगोडा में अधिकांश पांडवों से जुड़े हुए हैं। इस वजह से सप्तपैगोडा रथों को पांडव रथ के नाम से भी जाना जाता है, पांडव रथ के नाम से भी जाना जाता है। सप्तपैगोडा को पांडव रथ के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो अभी इतने पे हम लोग रोक लेते हैं। कल एक क्लास ऐसे ही और किया जाएगा,
और न सिर्फ इन रथों से जुड़ा हुआ क्या कुछ विशेषता है उस पर हम लोग बात करेंगे, बल्कि राज सिंह बहुत ज्यादा नहीं है। राज सिंह में सबसे बड़ा यही वाला पोर्शन है, राज सिंह शैली और अपराजित शैली। थोड़ी थोड़ी बातें हैं वहां पे, उसको देख लेंगे। कल यह काम हमारा जाकर के कंप्लीट हो जाएगा। तो निश्चित रूप से कल वाली क्लास भी अटेंड करिएगा, लाइव रहिएगा, कोशिश करिएगा। और इसी समय हम लोग इस क्लास को कल की डेट में करेंगे, या संभव तो हो सकता है तो कल दोपहर में ही, बल्कि कल टाइम जो रखेंगे वह दोपहर में रखेंगे 12 साढ़े 12 के आसपास। तो 12 साढ़े 12 के आसपास कल इसका दूसरी क्लास हम लोग करके इस काम को फिनिश कर लेंगे, ठीक है। इनके फिगर्स भी हैं, थोड़ा सा मैं आपको झलक के रूप में दिखला देता हूं। ये जो है ना, ये गणेश रथ है। ये कौन सा रथ है? ये गणेश रथ है, ठीक है। फिर इसके अलावा यह जो रथ है यह पिडारी और वलय कुट्टू है, पिडारी और वलय कुट्टू। इसके अलावा यह देखिए, यह जो है यह धर्मराज रथ है। कौन सा? धर्मराज रथ है। फिर धर्मराज, ये देखिए सबसे छोटा धर्मराज रथ के बगल में अर्जुन, अर्जुन के बगल में ये द्रौपदी रथ है। ये द्रौपदी रथ है। इसका डिजाइन देखिए बिल्कुल अलग है, अन्य से बिल्कुल अलग है। तो ये अलग अलग सबके विषय में कल हम लोग बात करेंगे। देखें, ये द्रौपदी हो गया, बगल में ये हो गया। कल इन सब पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं पे हम लोग रोकते हैं। कल मिल करके फिर इन सारी बातों को हम लोग आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।